साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और मैं अजय रावत आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स के पार्ट 2 पर और समझते हैं कि कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट्स मार्केट में या इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। साथियों, आज जिस कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले जो पहला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है टेड टाइम। देखिए, टेड टाइम के बारे में हम समझेंगे कि टेड टाइम आखिर है क्या। देखिए, टेड टाइम क्या है? टेड टाइम बेसिकली एक्सेप्टेबल टाइम टू मीट द डिमांड ऑफ कस्टमर। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में हम बात करते हैं कि हमारा कस्टमर हमें कोई डिमांड देता है, तो डिमांड के साथ साथ हमें टाइम भी देता है कि जिस टाइम लाइन के अंदर हमें उसकी डिमांड को पूरा करना होता है। हमें कस्टमर डिमांड देता है कि 1 वीक के अंदर हमारा जो माल है कस्टमर तक पहुंच जाना चाहिए। तो साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि जब हम डिमांड हमें मिलती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ती है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टाइम होता है उसे हमें कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसकी शेड्यूलिंग करनी होती है या उसकी प्लानिंग उसी हिसाब से करनी होती है। तो टेक टाइम बेसिकली इसी बात को बताता है कि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हमारा जो टाइम है, हमारा अवेलेबल टाइम है, वो हमें किस प्रकार से यूटिलाइज करना है या किस प्रकार से उसकी शेड्यूलिंग करेक्ट वे में करनी है। तो टेक टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहाँ से आया? वो एक जर्मन ओरिजिन है। जो टेक वर्ड है, एक्चुअली ये जर्मन ओरिजिन वर्ड है, और जिसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो इसका जो मीनिंग होता है रिदम और साइकिल, या इसका मीनिंग होता है। इस कॉन्सेप्ट को जो देने वाले थे वो थे हुगो अंकरसाफ और ताइची ओनो। 1950 में इन्होंने इस पे काम किया और इस कॉन्सेप्ट को दिया। तो देखिए, टेट टाइम के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो टेट टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑब्लिक कस्टमर डेली डिमांड। तो हमें क्या करना है? कस्टमर की डेली डिमांड को हमारे पास प्रोडक्शन में जो टाइम है उस टाइम के साथ मैच करना है। तो आइडियली टेट टाइम जो होता है ये 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारा टेट टाइम 1 आ रहा है, बिकॉज ये क्या है, ये एक तरह का डिवीजन है अवेलेबल टाइम और कस्टमर डेली डिमांड का। तो अगर ये हमारा 1 है तो 1 का मतलब ये है कि जितनी कस्टमर की डिमांड है उतना ही टाइम हमारे पास बनाने के लिए, जो कि एक रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि हमारा टेट टाइम हमेशा 1 से ज्यादा ही होना चाहिए। मिनिमम 1 तो देखिए रिक्वायरमेंट है। 1 से अगर कम होगा तो हम कस्टमर की डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे, हम कस्टमर को टाइमली माल नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर 1 भी है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपका सडन ब्रेकडाउन के केस में आपकी मशीन अगर ब्रेकडाउन में चली जाती है तो यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर कस्टमर डिमांड। तो टेट टाइम हमेशा आपका 1 से ज्यादा होना चाहिए। आइडियली 1.5 या 2 अगर होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब साथ ही उसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट को हम समझें तो कस्टमर डिमांड कैन बी मीट आफ्टर करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टेट टाइम एंड सब्सिक्वेंट करेक्टिव मेजर्स। तो जब हम टेट टाइम की कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के दौरान अगर हमें लगता है कि हमारा जो टेट टाइम है, अगर इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर 1 से कम आ रही है तो हमें यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने की रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेते हैं और करेक्टिव मेजर्स की हेल्प से ही हम अपने कस्टमर की डिमांड को पूरी कर सकते हैं। साथियों, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कानमान है। और हम कानमान पे बात करते हैं, कानमान समझते हैं कानमान है क्या। देखिए, कानमान जब हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो लीन मैन्युफैक्चरिंग एक शेड्यूलिंग सिस्टम होता है। इस शेड्यूलिंग सिस्टम को हम कानमान कहते हैं। तो कानमान बेसिकली क्या है? कानमान का जो डेवलपमेंट है वो ताइची ओहोनो, जो कि टोयोटा में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और ये मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा टूल है। इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें बेसिकली क्या है, कॉमन कार्ड्स को यूज किया जाता है। कॉमन कार्ड्स की हेल्प से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो टाइम है वो यूटिलाइज हो, प्रॉपर तरह से यूटिलाइज हो, और हमारी जो शेड्यूलिंग है वो इस तरह से हो कि हम ओवर प्रोडक्शन करें, हम ना लेस प्रोडक्शन करें। तो इंडस्ट्री में कानमान का जो सिस्टम है इसे टोयोटा नेम प्लेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ताइची ओहोनो ने 1950 में इस कॉन्सेप्ट को दिया। और इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है। इसे हम सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट की तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे सुपरमार्केट में होता क्या है कि आप कुछ परचेज करने जाते हैं, आप वहाँ पे क्या करते हैं कि विंडो शॉपिंग करते हैं। विंडो शॉपिंग में आप वहाँ पे ट्रे से सामान उठाते हैं, और जब ये ट्रे से हम सामान उठाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उस ट्रे में सामान एम्प्टी हो जाएगा, दैट मीन्स वो ट्रे एम्प्टी हो जाएगी। तो जो ओहनो साहब थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उस तरह के कार्ड्स डेवलप किए थे कि जब ये सामान कोई वहां से उठाएगा तो वो एक कार्ड वहां से पीछे सिग्नल पे जाएगा, पीछे के स्टेशन पे जाएगा, और वो लास्ट में वो कार्ड मूव करते करते सबसे लास्ट स्टेशन पे, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन होगा जहाँ पे वो चीज एक्चुअल में बन रही होगी, वहां तक वो कार्ड जाएगा। और
जब कुछ नंबर ऑफ कार्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले वाले हैं तो उन्हें पता चलेगा कि अब ये जो सामान है वो वहाँ पे विंडो में रेड जोन में आ चुका है और हमें यहाँ पे प्रोडक्शन अब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उस समय इस तरह की शेड्यूलिंग की गई थी कि जब ये कान प्रोसेस में बैक प्रोसेस में रोटेट करते थे, मूव करते थे, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को पता चलता था कि अब हमें कितना बनाना है और कब बनाना है। तो उस केस में उनका जो प्रोडक्शन था वो ऑप्टिमाइज होता था, वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन करते थे। तो आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट भले ही चेंज हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में कार्ड्स मूव नहीं करते हैं, बिकॉज कुछ जगह कार्ड्स यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अब हम इंडस्ट्री 4.0 पे जा रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 पे कार्ड्स की जो यूजेस है वो खत्म हो गए हैं, बिकॉज हमारे पास सेंसर्स हैं और सेंसर की हेल्प से हम इन सिग्नल्स को हम पीछे अपने भेजते हैं और वहां से ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, और हमारा वेस्टेज कम से कम हो। साथियों से रियल वर्ल्ड एग्जांपल को अगर हम समझे तो ये वेरी हेल्पफुल टू मी जस्ट इन टाइम डिमांड सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन में कानमान एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जस्ट इन टाइम और डिमांड सप्लाई को पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टूल है और इसे काफी यूज किया जाता है। साथियों एक अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है पोकायोके। तो पोकायोके अगेन एक जापानीज वर्ड है, और पोकायोके का जो मीनिंग है, पोके का मतलब होता है मिस्टेक और योके का मतलब होता है प्रूफिंग या प्रिवेंशन। तो पोकायोके बेसिकली क्या है, ये मिस्टेक प्रिवेंशन की बात करता है, और ये बात करता है कि कोई भी चीज वो बने ना, यानी कि अगर हम हिंदी में इसे समझें तो इसका मतलब होता है कि गलती से भी गलती ना हो। मिस्टेक प्रूफिंग का मतलब ये है कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। और जब हम गलतियों की बात करते हैं साथियों, तो गलतियां किस तरह की गलतियां, ये गलतियां होती हैं ह्यूमन एरर्स। तो जहां पे भी ह्यूमन एरर्स की पॉसिबिलिटी है, जहां पे भी ह्यूमन इन्वॉल्व है, और जब ह्यूमन इन्वॉल्व होता है तो बहुत चांसेस होते हैं ह्यूमन एरर्स होती है। तो इस तरह की ह्यूमन एरर्स को रोकने के लिए हम ये मिस्टेक प्रूफिंग देते हैं। मिस्टेक प्रूफिंग क्या होती है, कि किसी भी तरह से कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट हो सकते हैं, जो कि इस तरह से काम करें कि गलती से भी गलती ना हो पाए। सीगो सिंगो सामने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि एक कार है, कार में आजकल फ्रंट सेंसर्स होते हैं। फ्रंट सेंसर्स ये बताते हैं कि आपको अपने से आगे चलने वाली कार से कितने डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अगर आप किसी भी कंडीशन में अगर ये डिस्टेंस कम होती है तो वो सिग्नल्स अलार्म देना शुरू कर देते हैं, और आपकी कार अपने आप ही उसकी स्पीड कम हो जाती है, या अपने आप ही कार आपकी रुक जाएगी। तो ये क्या साथ है, मिस्टेक प्रूफिंग है, कि गलती से भी आपकी जो कार है वो आगे आगे चलने वाली कार से हिट नहीं हुई। साथियों रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करते हैं तो जीरो चांसेस ऑफ मिस्टेक डिफेक्ट। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ पोकायोके वी कैन इंश्योर देयर विल बी जीरो चांसेस ऑफ मिस्टेक, कि किसी प्रोसेस में जीरो चांस हो, कोई मिस्टेक ना हो। ये हम पोकायोके की हेल्प से इंश्योर करेंगे। साथियों अगले जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं उसे कहते हैं जिदोका। जिदोका एक जापानीज वर्ड है, और जिदोका का जो मीनिंग है वो है साथियों एबनॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, जब भी एबनॉर्मल सिचुएशन आएगी तो वहां पे क्या होगा, जिदोका सिस्टम में क्या होगा, मशीन अपने आप बंद हो जाएगी, या फिर हम वर्कर को इतना एम्पावर कर देंगे कि वो मशीन को बंद कर पाए। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जिदोका कहलाएगा। ये एक क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस आते हैं, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो डिफेक्ट है वो प्रोड्यूस ना हो। इस कॉन्सेप्ट को भी सीको सिंगो सामने दिया था, और इसको हम इसका अगर हम समझें तो देखिए इस पिक्चर की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि जिदो का किस तरह से ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है। किसी टाइम पे कुछ टाइम पहले या एक समय पे क्या होता था कि ऑपरेटर केवल मैनुअल फीड करता था और मशीन को कंट्रोल करता था, मशीन को देखता था कि कैसे प्रोसेस कर रही है। समय के साथ साथ मशीनों में चेंज हुआ, और मशीनों में इस तरह से ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम दिए गए, जहाँ पे ऑटोमेटिक फीड होता था और ऑपरेटर वहां पे उस प्रोसेस को खाली देखता था, ऑब्जर्व करता था। आज के समय में साथियों इस तरह की मशीन आ गई हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम है, और मशीन के अंदर इटसेल्फ इस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, इस तरह के कैमरास लगे हुए हैं कि वो अगर आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो मशीन अलार्म देती है और मशीन अपने आप स्टॉप हो जाती है। अगर अलार्म देती है तो वर्कर एम्पावर है कि मशीन को बंद कर सकता है। अदरवाइज इस तरह के अरेंजमेंट्स, इस तरह के सिग्नल्स, इस तरह के सेंसर्स यूज किए जाते हैं कि मशीनें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट जिदो का सिस्टम है।
साथियों इसके एग्जांपल में आपको रियल वर्ल्ड अगर बेनिफिट की बात बताऊं तो हम काफी प्रिंटर्स हम यूज करते हैं अपने अपने घरों में। और आप देखिए कि जब हम प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर में इस तरह के अरेंजमेंट्स हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी इंक अगर कम होती है तो क्या होगा कि आपकी इंक अगर कम होती है तो आपका प्रिंट निकलेगा ही नहीं, अलार्म इनिशियली पहले स्टेज में जनरेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। या फिर क्या होगा कि आपका प्रिंट अगर चलेगा और आपका पेज अगर प्रिंटर के लिए तैयार है लेकिन उसमें इंक कम है तो अलार्म जनरेट होना शुरू हो जाएगा, अलार्म देना प्रिंटर आपका शुरू कर देगा। तो जिससे आपका क्या होगा कि आपकी प्रिंटिंग होगी नहीं, यानी कि आपका डिफेक्ट जनरेट नहीं होगा, आपका कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। तो इस तरह जिदो का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम ये इंश्योर करते हैं कि एबनॉर्मल सिचुएशन के समय में मशीन अपने आप स्टॉप हो जाए या फिर वर्कर इतना एम्पावर हो कि मशीन को बंद कर सके। साथियों आज के लिए इतना ही। आगे हम अगेन अगले वीडियो में डिफरेंट टॉपिक्स को समझेंगे। नमस्कार, जय हिंद।